क्लास। अच्छा जी, टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 10 अबाउट द मॉनिटरिंग एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, जिस तरह हमने आहिस्ता आहिस्ता फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किया, प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया, फिर देन अगर हमें लगा प्रोजेक्ट आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, अभी हमने टर्मिनेट भी कर दिया। फिर हमने डिफरेंट वेटेड फैक्टर मॉडल्स डाले थे, उसके बाद हमने फिर उस नेटवर्किंग क्रिएट की, उसको एक्टिविटी में लेवल देखा। तो फर्स्ट चैप्टर से लेकर अबाउट जितने हम चैप्टर अब तक कर चुके हैं, प्रोजेक्ट इनिशिएशन, प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, फिर उसको शेड्यूल करना, नेटवर्क क्रिएट करना, नेटवर्क को सॉल्व करना। अब हम चैप्टर नंबर 10 पर पहुँचे, दैट इज़ अबाउट द मॉनिटरिंग एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, हर चीज़ जो चीज़ स्टार्ट की जाती है उसके मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। जब तक आप मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, अपनी चीज़ें कंट्रोल में नहीं करेंगे, और अपनी जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम हम थ्रू आउट फर्स्ट स्टेप से लेकर 10th स्टेप तक लेकर चल रहे हैं इन्फॉर्मेशन सिस्टम को, या फिर अपने मॉनिटरिंग सिस्टम को एंड नहीं करेंगे, तब तक आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ सवाल बनता है कि हम मॉनिटरिंग ही एंड पे जब प्रोजेक्ट की नेटवर्किंग कर ली है, उसको सॉल्व कर लिया है, हमें पता चल गया काम इससे इस तरीके से होगा। ठीक है, मॉनिटरिंग एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कंट्रोलिंग, ये सब हमारे तब होते हैं जब अपना प्रोजेक्ट हम कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हम ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। इट इज़ आफ्टर द प्रोजेक्ट एज कम्प्लीशन, जब हमने अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, या वो अपने आखिरी मराहिल में हो रहा है, तब या तो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया एक चीज़, या दूसरा ये कि अगर वो अपने प्रोजेक्ट आखिरी मराहिल में है तो मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑडिटिंग सिस्टम, या फिर जो ऑडिटिंग डिपार्टमेंट्स हैं वो भी क्या कहते हैं, मॉनिटरिंग स्टार्ट कर देते हैं फॉर देयर फ्यूचर बेनिफिट्स, कंपनी अपने लिए और पेरेंट कंपनी के लिए, कि वो डिमांड कर रहे थे कि हाँ जी, अब एक फ़ीडबैक प्रोवाइड किया जाए कि आपने काम किस तरह किया है और किस तरह आप लोगों ने मॉनिटर किया है। ठीक है, सवाल यहाँ पर यह है कि जब हमने चैप्टर 1 में हमने पोर्टफोलियो प्रोसेस पढ़ा था, हमने पूरा एक मैप बना लिया था कि स्टार्ट में ये काम करेंगे, ये काम पोर्टफोलियो जो हमने पीपी पढ़ा था, PPP प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो प्रोसेस, आपको याद होगा, उसमें हमने स्टेप 1 से लेकर स्टेप 8 या 9 तक हमने डिस्कस किया था जी। पेरेंट कंपनी को बता दिया था कि हमारा ये काम ये इस तरह होगा, फिर ये काम इस तरह होगा, इतनी कॉस्ट आएगी, इतना बजट आएगा। ठीक है, वो हमने पूरी प्रोजेक्ट सिलेक्शन और प्लानिंग कर ली थी। तो अब हमें मॉनिटरिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी? ठीक है, दूसरा सवाल यहाँ पे ये होता है कि जब हमने अपनी प्लानिंग कर ली, प्लानिंग में हम क्या कर रहे होते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ ये होंगी। ठीक है, मॉनिटरिंग का मतलब और इन्फॉर्मेशन सिस्टम का मतलब यहाँ पर ये है कि आगे वो चीज़ें जो हमने एक्सपेक्ट की थी, क्या वाकई वो प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट हुई हैं या नहीं हुई। जितने नंबर ऑफ़ डेज़ हमने बताए थे कि उसमें कंप्लीट हुआ है या लेट हुआ है, अबव है, लो है, हाई है, लो है, डेज़। अच्छा, 3 बातें हमेशा याद है कि हमें उसमें पढ़ी हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, टाइम, कॉस्ट और स्कोप। ठीक है, हमेशा हम टाइम की बात करते हैं, शेड्यूल की बात करते हैं, कॉस्ट और बजट की बात करते हैं, एंड सिमिलरली हम प्रोजेक्ट की कंप्लीशन या परफॉर्मेंस की बात करते हैं। ये तीनों बेस हैं आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के, कि आया कि इन तीनों जो बेस हैं आपके, क्या आपने प्रोजेक्ट को उस बेसिस पे कंप्लीट किया है या नहीं किया, और कितना किस लेवल पे आपने हाई किया है, किस लेवल पे आपने उससे लेट किया है। ठीक है, तो बेसिकली मेजर पर्पज़ है आपका मॉनिटरिंग का कि आपने एवेल्यूएटिव मेजर्स एट द एंड आपको ज़रूरत पड़ती है फॉर फर्दर प्रोजेक्ट एक्सेप्टेंस, कि हमने पिछली दफ़ा ये काम इन्हीं बेसिस में किया था और मॉनिटरिंग में हमें ये रिज़ल्ट सामने आए थे। बेसिकली यू कैन से हम अपने एक रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को मेंटेन करने के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम को मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट को कहते हैं कि आप ये चीज़ ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन बता दी मॉनिटरिंग की, यहाँ पे इटैलिक फॉर्म में। मॉनिटरिंग इज़ कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन कंसर्निंग एनी एंड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस दैट द प्रोजेक्ट मैनेजर और अदर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन विश टू नो। ठीक है, सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि वो उसे मॉनिटर करे या मॉनिटरिंग की इन्फॉर्मेशन उसके पास हो। ईच एंड एवरी पर्सनल, ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग who has done the project completed or in the phase of completion, उसे आइडिया होना चाहिए कि मॉनिटरिंग में किसने कितना रिपोर्ट किया है और किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और कितने डेज में उसने काम कंप्लीट किया है। सो दीज ऑल एस्पेक्ट्स कम अंडर योर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग सिस्टम। दैट्स वाई वी डू दिस मॉनिटरिंग एट द एंड ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, या अपने प्रोजेक्ट जो है कंप्लीशन के फेज़ में हो रहा होता है। ठीक है, सेकेंड पर्पज़ है आपका मॉनिटरिंग का कि आपको एक पूरी डाटा इन्फॉर्मेशन
एक जगह पे एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में मिल जाती है, ठीक है। यू हैव द इन्फॉर्मेशन एट वन प्लेस, कलेक्शन ऑफ डेटा, रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग, आपको कहीं दूसरे डिपार्टमेंट जाना नहीं पड़ता, आपको कहीं जाकर पूछना नहीं पता है इस डिपार्टमेंट ने इतना काम किया था। इन द फ्रंट टेबल आपके पास एक मॉनिटरिंग रिटन फॉर्म में एक पूरा स्केड्यूल होता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को पता हो कि आपने इस प्रोजेक्ट से हमें ये फ़ायदे हुए हैं और ये हमने यहाँ पे काम डिले करके अपना नुकसान किया है, ठीक है। सो दैट्स वाई प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आगे चलते हैं, वो कहते हैं जी प्लानिंग, मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग साइकिल। उन्होंने 3 फेज़ बता दी, दैट इज तीनों फेज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग, एक्सपेक्टेड, मॉनिटरिंग हमने किस तरीके से उसको लेकर चले पूरा प्रोजेक्ट को, कंट्रोलिंग फॉर द फर्दर प्रोजेक्ट, अगर तो वो फेज़ कंप्लीशन के फेज़ में है किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं कॉस्ट को, जितना मिनिमम या मैक्सिमम कितना कंट्रोल कर सकते हैं कर लें। अगर तो वो कंप्लीट हो गया प्रोजेक्ट फॉर द फ्यूचर बेनिफिट्स, रिकमेंडेशंस, हमें ये काम पहले कर लेना चाहिए था। सो देयर इज़ अ लिंक बिटवीन प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग। तो उन्होंने एक साइकिल के थ्रू बता दिया, प्लानिंग इज़ योर टाइम, मॉनिटरिंग इज़ योर कॉस्ट एंड कंट्रोलिंग इज़ योर परफॉर्मेंस स्कोप, कि आप फर्दर कितना अच्छा कंप्लीट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स को। सो देयर इज़ अ लिंक विद डायरेक्ट लिंक बिटवीन प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। जो आपने एक्सपेक्टेड किया है काम, क्या वो आपके ग्रेट एक्सपेंस में तो नहीं जा रहा, आपके मेजर लॉसेस में तो नहीं जा रहा। इफ़ इट इज़ द प्रोजेक्ट इज़ गोइंग इन योर मेजर लॉसेस, ठीक है, प्लानिंग करने के बाद भी, तो आपको चाहिए कि आप इनएडुकेट टास्क जो भी आपने अंडरटेकन टास्क दिए हुए हैं आपसे रोकने की कोशिश करें, मैक्सिमम रोकने की कोशिश कर सकें जितना कर सकते हैं, ताकि आपका जो रिज़ल्ट है जो आप प्रोजेक्ट्स बनाना चाह रहे हैं उसमें अगर आपका ज़्यादा लॉस नहीं हो, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया गया। अच्छा जी, उन्होंने यहाँ पे 3 तरह की मेजर कंसर्न्स बताए हैं, टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट एंड विद रिस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस, ठीक है। आप मॉनिटरिंग जो है वो 3 बेसिस पर कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट एंड विद रिस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस, एंड मोस्टली कॉस्ट एंड टाइम आर द 2 मेजर इंडिकेटर्स, डायरेक्ट इंडिकेटर्स, ये दोनों डायरेक्ट इंडिकेटर्स हैं आपके परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग के, जिसके आप मैक्सिमम कंट्रोल कर सकते हैं। परफॉर्मेंस को हम कंट्रोल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मॉनिटरिंग में वो परफॉर्मेंस हो चुका है, वो चीज़ बन चुकी है, वो चीज़ एस्टेब्लिश हो चुकी है, वो चीज़ कंस्ट्रक्ट हो चुकी है। तो ये तो परफॉर्मेंस जो है वो आपके फ्यूचर में काम आ सकती है कि अच्छा हमें आइंदा ये काम या इन डेज़ में काम नहीं करना है, ये शेड्यूल करके चलना है, इतनी कॉस्ट हमने 63% ज़्यादा लगा दी, तो चीज़ें बन चुकी है, एक फॉर्मल प्रोजेक्ट क्या वो ट्रैक हो चुका है, वो इस्टेब्लिश हो चुका है। सो जो थर्ड हमारा इंडिकेटर परफॉर्मेंस वो कम एज अ शो होता है, बट जो टू है टाइम एंड कॉस्ट दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स इन योर कंट्रोलिंग साइकिल। सबसे पहले उन्होंने बताया जो मेजर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है वो रन ओवर बजट 63% से हो गया, ठीक है, यहाँ पे कॉस्ट की बात की गई है, ठीक है, एंड एट द सेम टाइम 48% से वो ओवर शेड्यूल हो गया। सो प्लानिंग भी यहाँ पे डिले हो गई एंड कॉस्ट भी यहाँ पे डिले हो गई। तो इन 2 चीज़ों की वजह से आपके प्रोजेक्ट को ज़रा दोबारा सिमिलरली अपने प्रोजेक्ट्स को प्रोजेक्ट मैनेज को देखना पड़ेगा कि ये क्यों हुई है। वो कहता है यहाँ पे कि उसने डिसाइड कर लिया कि कोई बात नहीं, ये प्रोजेक्ट पिछले साल भी मुझसे डिले हुआ था और मैं इसको अच्छी तरह हैंडल कर सकता हूँ, ठीक है, दैट इज़ अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम द प्रोजेक्ट मैनेजर, ही कैन टैकल दैट। बट फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट मैनेजर अगर वो यूँ करे कि उसका प्रोजेक्ट 63% से ज़्यादा हो रहा है, देन ही हैज़ टू, तो उसे फिर एक रिस्क लेने की ज़रूरत है, उसे डरने की ज़रूरत है कि अब वो क्या करेगा, ठीक है। सेकेंड वन इज़ अ लार्ज इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट सप्लायर टू कवाद ऑन अ प्रोजेक्ट डिज़ाइन टू डेवलप अ न्यू एरिया ऑफ बिजनेस, ठीक है, वो न्यू एरिया ऑफ बिजनेस प्रोजेक्ट करना चाहता है कि ये चीज़ अप्लाई करना चाहता है, वही चीज़ वो पहले प्लानिंग कर चुका है, ठीक है। अब वो सक्सेसफुल होता है या अनसक्सेसफुल होता है वो प्रोजेक्ट मैनेजर पर डिपेंड करता है कि उसका माइंडसेट कैसे है। दैट कम्स अंडर योर मॉनिटरिंग पार्ट साइकिल, के प्लान उसने पहले किया हुआ था, कंट्रोल पहले चीज़ें की हुई थी, इट मीन्स कि वो सक्सेसफुल होगा ही होगा क्योंकि वो सारी चीज़ें साथ लेकर चल रहा है। ही हैज़ डन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। एंड थर्ड वन है परफॉर्मेंस के बारे में बात की थी उन्होंने, यहाँ पे की गई है कि परफॉर्मेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर वाज नॉट क्लोज टू स्पेसिफाइड लेवल,
This botched job prevented the firm from being invited to bid on more than 20 similar installations planned by the client. ठीक है, एक कंप्यूटर स्टोर है, उसने एक कंपेटिटिव बिड को जीत लिया था और ये कहा था कि मैं ये चीज़ें लेकर एक पूरा प्रोजेक्ट नेशनल फार्म में कैनसास सिटी के नाम से मैं बनाऊंगा। तो वहाँ पे क्या हुआ, परफॉर्मेंस जो थी वो थोड़ी डिफरेंट होगी आपके जो उन्होंने प्लान की गई थी। सो बेसिकली यहाँ पे आपकी प्लानिंग कहीं नज़र नहीं आई। जो प्लानिंग की गई थी वो आपने बाद में की थी, जब आपकी जॉब या आपका जो प्रोजेक्ट वो आपके हाथ से निकल गया था। यहाँ पे परफॉर्मेंस की मैंने आपको पहले रिसेंटली बताया कि परफॉर्मेंस को आप किसी तरीके से भी रोक नहीं सकते, क्योंकि जब चीज़ आप प्लान करके इसको इस्टेब्लिश कर चुके हैं वो आपके फ्यूचर रिकमेंडेशंस में काम आ सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे फिर बात करते हैं जी आपने अपने प्रोजेक्ट को डिज़ाइन कैसे करना है। ठीक है, डिज़ाइनिंग द मॉनिटरिंग सिस्टम। आप अपने मॉनिटर सिस्टम को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं वो भी हमें बता देते हैं। देयर इज़ अ चार्ट, प्रोजेक्ट ऑथराइजेशन, एक्सपेंडिचर। ठीक है, सबसे पहले वो कहते हैं कि अगर आपके पास प्रोजेक्ट में प्रेसिडेंट है, डायरेक्टर है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी विद रिस्पेक्ट टू प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग एंड विद रिस्पेक्ट टू रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग। ठीक है, प्लान शेड्यूल एक साथ होते हैं, रिपोर्ट और मॉनिटर एक साथ होते हैं। तो उन्होंने एक डिफरेंट चार्ट, एक स्पेसिफाइड फॉर्म में चार्ट की फॉर्म में आपको बताया कि अगर डायरेक्टर है कोई, या डायरेक्टर ऑफ रिसर्च है, डायरेक्टर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, उनके पास ये काम होनी चाहिए, मॉनिटरिंग ऐसे होगी। सेकंड डिपार्टमेंट के पास एडमिनिस्ट्रेशन है एंड थर्ड डिपार्टमेंट के पास रिस्पॉन्सिबल इंजीनियर है, जो कि प्रोजेक्ट को प्रोडक्टिव लेवल पे काम कर रहा है, यानी कि फैक्ट्री एरिया पे काम करवा रहा है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले उन्होंने बताया प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग में जो भी आपने सबसे पहले रफ ड्राफ्ट ऑफ इंजीनियरिंग है वो आपने बना के देना इंजीनियर ने। ठीक है, शेड्यूल चार्ट जिसे कहते हैं। देन सबसे एंड पे है ये। ठीक है, वो फिर फॉरवर्ड होगा आपके एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को, वो प्रिंट करवाएगा, फाइनल कॉपीज़ करवाएगा, करवाने के बाद वो एक डायरेक्टर को भेजेगा। डायरेक्टर को भेजने के बाद वो अप्रूवल देगा, प्रोजेक्ट की एक्सेप्टेंस होगी एंड देन एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ही उसको इनिशिएट करेगा। देन उसकी डिफरेंट कॉपीज़ होंगी, वो आपके डिफरेंट लेबर डिपार्टमेंट को बताएगा कि ये काम इन डेज़ में होना चाहिए। एंड देन एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट वीकली या फिर शेड्यूल चार्ट के अकॉर्डिंग मॉनिटर करेगा एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट कि आए कितना काम हो चुका है, कितना काम रह गया है। देन कुछ फीडर कॉपीज़ होती हैं, यानी कि फैक्स मशीन्स के थ्रू आप यूँ कहने प्रिंटर कॉपीज़ होती हैं, वो आपके इंजीनियर जो काम करवा रहा है, यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजर, उसको भी दी जाती हैं। और ऊपर CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव लेवल्स को भी वो चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। इन शॉर्ट यू कैन से जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है वो हार्ड फॉर्म में कॉपीज़ है वो फाइनल कॉपीज़ जितना काम हो चुका है ब्रीफिंग दे रहा होता है CEO को, डायरेक्टर ऑफ रिसर्च को, मैन्युफैक्चरिंग के CEO को। ठीक है, यानी कि मैन्युफैक्चर के हायर अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट कर रहा होता है। एंड दैट जब रिपोर्ट करने के बाद वो कुछ अगर अपना रिव्यू देना चाहें, अपना कोई एक्शन जो है वो बताना चाहें, वो फिर आगे फर्दर डायरेक्टली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को नहीं मिलता। फर्स्ट ऑफ ऑल इट कम्स टूवर्ड्स एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, देन वो एक रिपोर्ट बनाकर नीचे जो है फॉरवर्ड करते हैं आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, प्रोजेक्ट मैनेजर को, ये काम इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, फिर अगर उसके बाद इन डिटेल्स के बाद फिर हमारे पास डिस्कस करते हैं हमारे पास कि हाउ टू कलेक्ट डेटा। हमने मॉनिटरिंग के लिए डेटा कैसे कलेक्ट करना है, हमें कैसे आइडिया होगा कि कौन कितना काम कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, सो समटाइम्स जिस तरह एक रिसर्च पेपर आप लिखते हैं उसके लिए आप डेटा को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर आपका प्राइमरी डेटा है या सेकेंडरी डेटा है। सिमिलरली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जब कंप्लीट होता है या कंप्लीट होने के फेजेस में होता है, तब आपके पास 5 जो हैं डेटा कलेक्शन मेथड्स हैं। अब ये 5 मेथड आपके डिपेंड करते हैं कि आपने किस कंपनी, किस टाइप का, किस नेचर का प्रोजेक्ट है, उस लिहाज से फिर आप अपना डेटा कलेक्शन मेथड को सिलेक्ट करते हैं। नंबर 1 इज़ फ्रीक्वेंसी काउंट। सिंपली जो काम आप कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी काउंट के थ्रू आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, लाइक उसमें फ्रीक्वेंसी काउंट का मतलब है जिन डेज़ में, जिन कॉस्ट में आपने काम किया, आप एज इट इज़ उसको कोड कर रहे हैं, वहाँ से डाटा कलेक्ट उठा लिया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कंप्लेंट्स के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, एरर्स, बग्स, फ्लॉज कह लें, फॉल्ट कह लें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो चीज़ आप काम कर रहे हैं, ठीक है, आप एज इट इज़ रिपोर्ट करेंगे तो वाकई आपकी कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा आएंगी। जब हम शेड्यूलिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, स्लैक टाइम ऑफ फ्लोट निकालते हैं, देयर इज़ अ टाइम डिफरेंस बिटवीन LS एंड AF। सो इनिशियल टाइम के लिए और लेटेस्ट स्टार्ट के लिए होता है। तो हमारा स्लैक टाइम हम उसको यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं,
तो अगर हम उस चीज़ को यूटिलाइज़ करके ही अपनी मॉनिटरिंग फॉर्म में लिखेंगे तो हो सकता है कि हमारी कंप्लेंट हो जाए। हाउएवर क्योंकि हमने काम तो इनिशियल स्टार्ट में स्टार्ट कर दिया था, लेकिन जो हमें डेज़ गिवन थे वो एक्यूरेट में हम लिख देंगे तो हमारी जो डेज़ हैं वो हमारे कम होकर उसमें ये शो होंगे कि हमने काम डे से स्टार्ट किया था। सो फ्रिक्वेंसी काउंट बहुत कम मेथड यूज़ होता है। हम एक्यूरेट A to A B to B फिगर्स कभी भी अपनी रिपोर्टिंग में ऐड या डाटा कलेक्शन में ऐड नहीं करते। ठीक है। नंबर 2 इज़ रॉ नंबर्स डेट्स। डेट्स हैं रॉ नंबर डेट्स में यू कैन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाटा, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा है यानी कि आपने डायरेक्ट कॉस्ट खुद लिखी है, खुद बनाई है, सारी चीज़ें आपने खुद कलेक्ट की हैं एक रिसर्चर ने, ये रिसर्चर डिपार्टमेंट का काम है। ठीक है। और सेकेंडरी डेटा इस आपने कहीं से फिगर्स उठाई हैं, लाइक इंटरेस्ट रेट आपको मार्केट में एज इट इज़ मिल रहा है 7% है 9% है, दैट इज़ नॉट योर टास्क, आपने वो चीज़ चाहिए। तो सेकेंडरी डेटा में आपको रॉ नंबर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन टेक रॉ नंबर्स ओनली फॉर द प्राइमरी डेटा। जिस कॉस्ट में आपने चीज़ें परचेज़ की हैं, जिस कॉस्ट में आपने सर्विसेज दी हैं, उस कॉस्ट को आपने राइट डाउन करना, चाहे वो डेट्स हैं, चाहे वो डॉलर्स हैं, चाहे वो आवर्स हैं, चाहे वो लेबर को आपने पे किया है। हो सकता है एक लेबर को आपने 1000 पे किया हो पर डे, एक लेबर को आपने 1500 पे किया हो पर डे। सो देयर आर डिफरेंस बिटवीन दीज लेबर्स। तो आपने एज इट इज़ वही नंबर्स डेटास को ऐड करना है। रॉ नंबर्स। नंबर 3 इज सब्जेक्टिव न्यूमेरिक रेटिंग्स। ठीक है, ऐसी न्यूमेरिक रेटिंग्स जिसमें आपने अपनी एस्टीमेट लगाई हो, ठीक है, जिसकी क्वालिटी अच्छी थी, आपने वो उस चीज़ पर को परचेज़ किया और उसको एक्नॉलेज कर दिया। ठीक है, दी यू हैव टू फिगर द एक्यूरेट अमाउंट। आपने बग्स के बाद में कोई बग्स और फॉल्ट्स के नंबर्स को ऐड नहीं करना। यू हैव टू मेक श्योर जो आपने डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो आपकी क्वालिटी के लिहाज से उतनी अमाउंट या उतने डेज लग रहे हों। दैट कम्स एज सब्जेक्टिव न्यूमेरिक रेटिंग्स बिकॉज यू आर डूइंग अ सब्जेक्टिव रेटिंग। कि मार्केट में रेट कुछ और चल रहा है, लेकिन आपने सब्जेक्टिव रेटिंग तो मेरी क्वालिटी अच्छी है या मेरी इन ग्रुप के लिए इतना टाइम चाहिए था काम को कंप्लीट करने के लिए, तो यू हैव अ राइट टू से दिस। इंडिकेटर्स। अच्छा जी, समटाइम्स आपके प्रोजेक्ट इस नेचर का होता है कि वहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट आवर्स, डायरेक्ट शेड्यूलिंग प्लानिंग नहीं हो रही होती। ठीक है, तब हम क्या करते हैं, वी यूज़ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर आर द इनडायरेक्ट मेजर्स। ठीक है, आप अपनी डाटा कलेक्शन के लिए इनडायरेक्ट मेजर्स यूज़ कर रहे होते हैं, लाइक रिस्पॉन्सेज ऑफ योर डिपार्टमेंट। आप उनके परफॉर्मेंस मेजर को देख रहे होते हैं वर्बली। आप इस सारे सिनेरियो को हम इंडिकेटर्स कहते हैं कि आप डायरेक्ट इंडिकेटर्स क्या हैं, कॉस्ट, टाइम, बजट, ये डायरेक्ट इंडिकेटर्स हैं। इनडायरेक्ट इंडिकेटर्स आपकी परफॉर्मेंस है, आपके रिस्पॉन्सेज हैं कि काम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है तो उसके क्या रिस्पॉन्स है, काम लेट हुआ है तो उसके क्या रिस्पॉन्सेज हैं। तो ऐसे इंडिकेटर्स जो आपके इनडायरेक्ट मेजर्स में आते हैं वो भी एक डाटा कलेक्शन का मेथड है। नंबर 5 लास्ट वन इज़ वर्बल मेजर्स कि आप अपना डाटा कलेक्शन मॉनिटरिंग इस लिहाज से भी कर रहे होते हैं। यू कैन सी द मोटिवेशन लेवल ऑफ योर लेबर्स, यू कैन सी द मोरल ऑफ योर टीम मेंबर्स। अगर वो अच्छा है, काम अच्छे से कर रहे हैं, आपको फिर न्यूमेरिकल फिगर्स की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द डाटा कलेक्शन मेथड एंड नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट। काम टीम मेंबर्स अच्छे से कर रहे हैं तो आप वर्बल मेजर्स यूज़ कर लें। अगर आपको चाहे लगता है कि पेरेंट कंपनी इज़ डिमांडिंग सम न्यूमेरिकल फिगर्स, तब आप रॉ नंबर्स यूज़ कर लें या फिर आप फ्रीक्वेंसी काउंट यूज़ कर लें। ठीक है, आफ्टर द डाटा कलेक्शन फिर वो जब वो कंप्लीट हो जाती है उसके बाद सारा फिर प्रोजेक्ट प्रोसेस जो है वो जनरेट किया जाता है कि अच्छा जी अब इन दिनों में ये काम हुआ था, इन डेज़ में आप लोगों ने ये काम किया था और कितने आवर्स में काम किया था, किस डिपार्टमेंट से जो है प्रोडक्शन जो लेट हुई है, किस डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन टाइम पर काम कंप्लीट हुआ है। बस जो है जस्ट टू हैव टू सी दीज 5 टाइप्स ऑफ मेजर्स।